international. We will remind ourselves now one more time with each and every single flight. We're here to be the model of a modern global airline. And every time we fly, we will ensure that you will land on time. मैं हूँ रिक हैरिसन और ये है मेरी पॉन शॉप। मेरे पिताजी मेरे साथ काम करते हैं। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। और मेरा बेटा भी। मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है अपने पिता के साथ काम करना। बाप, बेटा और दादा। अगर यहाँ कुछ बेचना चाहते हो तो बेवकूफी मत करो। बस एक ही इरादा, हमें बस बहुत सारा पैसा बनाना था। जहाँ देखा पुराना माल, गिरवी रखना है या बेचना है? बस होना है माला माल। मैं कुछ यूं ही नहीं खरीद सकता, उससे मेरी कमाई होनी चाहिए। मिलिए 3 शाणे, समझदार और शातिर पंटरों से। कितने में बेचोगे? पॉन स्टार्स, हर गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। बजट महाकुंभ में आपका फिर से स्वागत है। हम फोकस कर रहे हैं कमोडिटीज मार्केट पर। वहां पर किस तरह के प्रावधान निकल कर आए हैं, कितना असर होगा किसानों पर, सोने पर, और साथ ही अलग अलग जो चीजें निकल कर आई हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर साहब इस समय मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, एक जो चीज सबके मन में है वो है किसानों को जो उनका क्रेडिट कार्ड है उसको स्मार्ट कार्ड बना दिया जाए। वैसे कॉन्सेप्ट स्टेज में ये काफी अच्छा लगता है, बहुत ही आसान लगता है कि गए और निकाल लिया और सब कुछ आसानी से हो गया। मैं आपसे समझना चाहता हूँ इसकी बारीकियां, कहां पर दिक्कतें आ सकती हैं, क्या ये आसानी से इंप्लीमेंट हो सकता है, क्या कहेंगे आप? 2 चीज है, ये जो स्मार्ट कार्ड का आइडिया है काफी स्मार्ट है, मगर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकता है। नंबर 1 इज पावर सप्लाई इन रूरल एरियाज, बहुत खराब है, नंबर फर्स्ट प्रपोजिशन। दूसरा है कि स्मार्ट, हाउ टू यूज अ स्मार्ट कार्ड। क्या एक आम किसान जानता है स्मार्ट कार्ड को कैसे वापरा जाए? सेकेंड प्रपोजिशन। मैं समझता हूँ कि इसके बदले में, इस स्मार्ट कार्ड के बदले में किसान को हमें वी नीड टू फॉलो अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र फॉर द फार्मर्स। अब किसान को क्या मिल रहा है? सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र। सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र उसको सिर्फ इतना करना है, बैंक में जाके एक उसका खाता खोलना चाहिए और उसका पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा और उसको एक रिटेलर का पास जाके फर्टिलाइजर खरीद करके उसका जो इनवॉइस है, ही हैज टू गिव इट टू द बैंक एंड बैंक विल सेंड द मनी टू द रिटेलर डायरेक्टली। तो किसान का हाथ में पैसा नहीं आएगा, मगर किसान को ज़रूर उसका जो फर्टिलाइजर है उसका खेत में आ जाएगा, इट विल बी डिलीवर्ड बाय द रिटेलर। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी, कुछ ऐसे मुद्दे आ रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में बैंक के कुछ अधिकारी थे, वो कुछ इसका फायदा उठा रहे थे। क्या इससे आपको लगता है सचमुच ये चीज खत्म होगी? क्योंकि जब तक वो एजुकेशन नहीं आता वहां पर, तब तक चाहे आप स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड कर दें या कोई और नया कार्ड बना दें, वो जब तक आप रूट कॉज को नहीं ठीक कर रहे, तो ये चाहे आप जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहे वो इतना इफेक्टिव नहीं होंगे। क्या कहेंगे आप? सही है, हमारा देश के लिए खास करके कृषि क्षेत्र के लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। व्हाट वी नीड इज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड नॉट मॉडर्न टेक्नोलॉजी नेसेसरीली। ओके, एंड देयरफॉर मैं समझता हूँ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आज क्या है, हर एक किसान बैंक का खाता खोलना चाहिए, उसका जो सब्सिडी जो मिलेगा वो उसका हिसाब में क्रेडिट हो जाएगा और वो जैसे जाके इनपुट्स लेगा, फर्टिलाइज़र या जो भी लेगा, उसका सब्सिडी उसको बैंक में डायरेक्टली बैंक से वो रिटेलर को डायरेक्टली चला जाएगा, ताकि किसान का हाथ में कभी कैश नहीं आएगा। क्योंकि एक खतरा है, किसान का हाथ में कैश आएगा, शायद वो he will not use it for the intended purpose जी। तो and therefore किसान का हाथ में कैश देना जरा सा एक रिस्की है और he should be made to buy the inputs और उसका पेमेंट बैंक से डायरेक्टली इनपुट सप्लायर को चला जाएगा। चलिए, तो यहाँ हमारे जानकार मानते हैं कि स्मार्ट कार्ड का जो आइडिया है वो बहुत स्मार्ट नहीं है। हमें जो टिपिकल वेज हैं जिसमें किसान को डायरेक्ट कैश नहीं मिलना चाहिए, ये वो खतरा वहाँ पर बन जाएगा, प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिलहाल हमारे जानकारों को ये आइडिया बहुत स्मार्ट नहीं लगता। लेकिन वेयर हाउसिंग पर फोकस करेंगे, बहुत बड़ा इशू ये भारत के लिए रहा है, किसानों के लिए और प्रोडक्टिविटी संभालने के लिए रहा है। अंजनी जी, आपने कहा कि आपको ये वेयर हाउसिंग का एलोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है। कैपेसिटी बिल्डअप इससे कितना होगा? आप एक एक्सचेंज हैं, कितना आपको वेयर हाउसिंग फैलाने में, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैलाने में मदद मिलेगी? जी, इससे बहुत मदद मिलेगी और इससे मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा वेयर हाउसिंग सेक्टर में, कोल्ड चेन में और रेफ्रिजरेटेड वैन्स और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स पार्ट्स वगैरह में।
और मैंने अभी हाल में एक पेपर लिखा है 2025 विजन 2025, उसमें मैंने हाईलाइट किया एक्चुअली इसको कि आगे 10 साल के बाद कमोडिटी मार्केट का शेप क्या होगा। तो मेरा मानना है कि पूरे कंट्री में इस तरह के जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही हैं, इसके चलते रूरल इंडिया में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी। कमोडिटीज़ में जो अभी ट्रेडिंग होती है मंडियों के जरिए, उसके जगह पे कमोडिटीज़ कन्वर्ट हो गए निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट में। कमोडिटीज़ फार्मर्स जमा करेंगे वेयर हाउसेज में, साइलोज में, वो कन्वर्ट हो जाएगा निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट में। और नेशनल लेवल जो पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंजेस हैं, उस पर वो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स की ट्रेडिंग होगी। तो ये एक पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। और कुछ कदम जो सरकार ने इस बार उठाई हैं, जैसे आपने देखा कि जीएसटी के बारे में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगस्त 2012 तक जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले समयों में जब आईटी का बैकबोन इतना मजबूत हो जाएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे इंडिया में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, और जो आप कहीं पे भी बैठ के एक जीएसटी नंबर लेके पूरे इंडिया में आप कोई भी कमोडिटी में बाइंग सेलिंग कर सकेंगे। और ये जो जीएसटी का नेटवर्क है, ये इन टर्न इनकम टैक्स का जो नेटवर्क है, एक्साइज ड्यूटी का जो नेटवर्क है इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ टॉक करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना फास्ट हो जाएगा अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में कि ये कैश का ट्रांजैक्शन धीरे धीरे करके बंद होगा। लेकिन अंजनी जी ये बताइए, वेयर हाउसिंग पर अगर पर्टिकुलरली फोकस करें, कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी? और अगर वेयर हाउसेस खोले भी जाते हैं देश भर में, कितने किसानों से, कितने मंडियों से आप यहाँ पर जुड़ पाएंगे? इसमें करोड़ों किसानों का फायदा होगा। कम से कम 20 मिलियन मैट्रिक टन का वेयरहाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने जा रहा है अगले 3-4 साल के अंदर। और जो मॉडर्न वेयरहाउसेज हैं, जिनको हम लोग साइलोज बोलते हैं, उस पर काफ़ी फोकस है और उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और चूंकि 150% का रिबेट मिल रहा है, तो इस साल काफ़ी प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें इंटरेस्ट है कि अलग अलग जगह पे वो वेयरहाउसिंग और साइलोज डेवलप करें। और एज इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज हम लोग भी उसमें काफ़ी फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग साइलोज और वेयरहाउसिंग डेवलप करेंगे, वो सब की मार्केटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग उनको अपने साथ लिंक करेंगे, उनका एक्रेडिशन करके, ताकि कोई किसान अगर वहाँ पे माल रखता है तो सिर्फ उसको स्टोरेज का ही फायदा नहीं मिले, बल्कि उसको एक मार्केटेबिलिटी की भी फायदा मिले। और इससे किसानों को जो इसी पे मैं चंद्रशेखर जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया वेयर हाउसिंग में 5000 करोड़ का प्रावधान होगा, लेकिन जो बर्बादी होती है अनाज की, अब ये देखिए चाइना में क्यों पूरे पैदावार का 35% भंडारण हो जाता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाता? और क्या आपको लगता है ये जो एक्स्ट्रा एलोकेशन है, इससे ये बदलेगा? क्योंकि जब तक आप इसको नहीं बदलेंगे, चाहे आप जितना भी एलोकेशन बढ़ाते रहें, 5 का 10,000 कर दे, 15,000 कर दे, जब तक ये ठीक नहीं करेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, जो अंजनी सिन्हा साहब कहते हैं वो सही कहते हैं। हिज पॉइंट इज वेरी क्लियर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन वेयरहाउसिंग हैज बीन स्टेप्ड अप बाय 5,000 करोड़। तो इसका असर सिर्फ 5,000 करोड़ का नहीं होगा। जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। Private investors will be more encouraged to invest in rural infrastructure because they know very clearly कि government भी 5,000 करोड़ रुपया लगाती है इसमें। So Sinha's point is absolutely right that आज हम quantify शायद कर नहीं पाएंगे कितना किसानों को कितना फायदा होगा, कितना warehousing space तैयार हो सकता है। The intention is very clear कि government wants to invest in rural warehouses. उसके वजह से the private sector will be encouraged to invest. This is a very simple point. तो आई थिंक दिस इज द पॉइंट विच वी नीड टू एक्सेप्ट। मगर आगे जा करके जो वेयर हाउस रिसीट नेगोशिएबिलिटी इसका होना है, विच इज़ अ वंडरफुल आइडिया। आई रोट अ रिपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1998 अबाउट वेयर हाउस रिसीट सिस्टम। इट इज़ विद द फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। उसका अब अमल हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मगर वो होने के पहले वी नीड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रॉप क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। वो जब तक प्रोड्यूस क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो ये वेयर हाउस रिसीट सिस्टम में काफ़ी तकलीफ आ सकता है। फॉर वी नीड टू स्टैंडर्डाइज। सो वेयर हाउस रिसीट सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, यूएस में काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है, अपना देश में आना चाहिए, उसमें कोई शक है ही नहीं। मगर उसके पहले देयर आर सम प्री कंडीशंस विच हैव टू बी मेट, लाइक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोड्यूस क्वालिटी। उसके ओर हमें ध्यान देना चाहिए। काम क्यों नहीं हो रहा चंद्रशेखर जी? इस पर क्यों नहीं आगे बढ़ रहे स्टैंडर्डाइजेशन?
ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है इसका। कहीं पर तो कुछ करना पड़ेगा उनको, कहीं पर तो शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं, करेक्ट, जरूर। तो अभी इसके बारे में अभी विचार बाहर आया है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू इम्प्लीमेंट। और ये भी वी मस्ट रिमेंबर, एग्रीकल्चर हमारा देश में स्टेट सब्जेक्ट है। इट इज द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड डेवलप एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर मार्केट्स। जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लिमिट है, उनके लिए एक मर्यादा है, वो उससे पार नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी अ फैसिलिटेटर। चंद्रशेखर जी यही कहना चाह रहे हैं कि एलोकेशन तो कर दिया, लेकिन उसके ऊपर नीचे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना जरूरी है ताकि उसका फायदा मिल सके। और बजट महाकुंभ के मौके पर सीएनबीसी आवाज आपको दे रहा है ढेरों इनाम जीतने का मौका। आज दिन भर हम पूछेंगे आपसे कुछ आसान से सवाल जिनके जवाब आपको देने होंगे और आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। तो सुनिए इस घंटे का सवाल क्या है। आपको बताना है कि बजट के बाद सोना महंगा होगा या सस्ता। आपके ऑप्शंस हैं, ए महंगा, बी सस्ता और सी कोई असर नहीं। इस सवाल का जवाब भेजने के लिए आपको अपने सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाना है। वहां पर जाकर लिखिए BMK स्पेस 3 स्पेस A, B या C और भेज दीजिए ये जवाब हमें 5188 पर। Fly me